नमस्कार, प्रणाम। मैं रमाशंकर कुमार आप लोगों के बीच में आज कुछ बिहार के बारे में बोलने जा रहे हैं। उसमें हम हर बिहारियों को कुछ न कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और आज बिहार में क्या हो रहा है ये हर किसी को पता है। बिहार में सबसे पहले शिक्षा का इतना घटिया व्यवस्था हो गया है, जो कि न सरकार चाह रही है पढ़ाने के लिए। जब सरकार नहीं चाह रही है पढ़ाने के लिए तो बच्चा सब ढील दिया है। अरे महाराज, मतलब शिक्षा का इतना ना व्यवस्था गिर गया है, इतना ना व्यवस्था गिर गया है कि हम क्या बताएं। ये हर किसी को पता है। 8वां क्लास, 9वां क्लास, 10वां क्लास तक भी बहुत बच्चा सब है। बिहार के बहुत बच्चा सब है कि 9वां क्लास में लड़का लोग को पढ़ा नहीं आ रहा है। इसमें दोषी कौन है? सिर्फ और सिर्फ सरकार दोषी है, जो कि शिक्षा के बारे में उतना नहीं सोच रही है। चले जाइए हॉस्पिटल में लोग कितना आस लगा के जाते हैं कि हाँ मेरा तबीयत ख़राब है, मेरी बहन का तबीयत ख़राब है, मेरी सिस्टर का तबीयत ख़राब है, मेरी माता का तबीयत ख़राब है, मेरे पिता का तबीयत ख़राब है। मैं वहाँ पे जाऊँगा तो अच्छा से इलाज हो जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है। हर बिहारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किसानों के साथ भी बहुत अत्याचार हो रहा है। बिजली हुआ, बिजली में बताइए भारत के सबसे ज़्यादा चार्ज देने वाला राज्य बिहार है। पता होना चाहिए। इस सरकार सब आश्वासन देती है कि हाँ इस हर चीज़ आप लोगों को मुफ्त कराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आइए, अगर मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ शिक्षा का प्रबंध कराए हैं, तो आइए मैं आपको अपने से घुमाता हूँ और दिखाता हूँ कि हाँ शिक्षा क्या है क्या नहीं है। उसके बारे में आइए हम बताते हैं। जो छात्र 8वां क्लास, 9वां क्लास मैट्रिक में है, उसको सही से गुना भागा नहीं आ रहा है। मैं भी मतलब बहुत छोटा टीचर हूँ। हमारे पास भी मतलब 200 के आसपास बच्चा सब है। हम भी पढ़ाई के बारे में बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन हम भी थक चुके हैं। बिहार के हर कोई थक चुके हैं सरकार से। समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी हम लोग का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हम लोग जाए तो किन के पास जाए, किन के पास सवाल करें, किन के पास सवाल नहीं करें। अब बिहार में क्या व्यवस्था है क्या नहीं व्यवस्था है थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे महाराज, मैं बिहार सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि कृपया कम से कम बिहार के शिक्षा के बारे में कम से कम सोचा जाए, शिक्षा में बदलाव किया जाए। उसके बाद जितने हॉस्पिटल हैं उसमें कुछ न कुछ सुधार कीजिए। पूर्ण रूप से सब एक बार में तो होगा नहीं, लेकिन उसी में कुछ न कुछ सुधार कीजिए। यहीं के शून्य का आविष्कार करने वाले बिहार के लाल आर्यभट्ट जी थे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करने वाले बिहार के चंपारण जिला से ही आरंभ हुआ था। लेकिन आज बिहार का कितना घटिया स्थिति होते जा रहा है। देखिए, मैं बिहार के हर किसी से कहना चाहेंगे कि अकेले तो हर काम करना असंभव है, और जब कुछ लोगों का साथ मिल जाएगा तो वो काम करने में कोई हर असंभव संभव बना देता है। तो मैं बिहार के प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने बारे में नहीं तो कम से कम आने वाले भविष्य के बारे में कुछ सोचा जाए, समझा जाए और बिहार को आगे बढ़ाया जाए। जब तक हम लोग अपने से नहीं सोचेंगे तब तक सरकार कोई सोचने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। हम 10 साल से ये बात सुन रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। अरे यार, हमारे माता पिता कितने उम्मीद के साथ हमको स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं कि हाँ पढ़ लिख के डॉक्टर होगा, पढ़ लिख लेगा तो अपना नौकरी करेगा। लेकिन हम अच्छा से पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद जाते हैं एग्ज़ाम देने, तब तक पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन लीक हो गया। हम लोग क्या करें? माता पिता का सपना सपने रह जाता है। कितने बूढ़े माँ बाप अपने बेटे का सपना देखते देखते मर जाते हैं, लेकिन सपना कभी पूरा नहीं होता है। तो कम से कम इस सिस्टम को हम लोग अपने से आगे बढ़कर हटाना होगा।
पढ़ा हुआ व्यक्ति आज नौकरी नहीं कर रहा है। जैसे बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, कोई भी हो गया नौकरी, उसमें हर व्यक्ति बहुत उनके माता पिता आशीष लगा के भेजते हैं पढ़ने के लिए, घर छोड़ा देते हैं। माता पिता इतना मतलब होते हैं कि बोलते हैं कि हाँ 2 साल 4 साल आप अच्छा से पढ़िए, शहर में रहिए, पढ़िए, लेकिन कम से कम नौकरी एगो ले लीजिए छोटा मोटा, कि उससे हम लोग का अच्छा से जीवन मतलब पालन पोषण हो सके। और वहीं लड़का शहर में जाता है, खूब अच्छा से पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाता है तो पता चलता है क्वेश्चन लीक हो गया। ये सिस्टम कब तक रहेगा महाराज, समझ में ये लगातार 10 साल 12 साल से मैं खुद अपने रिजीम में देख रहा हूँ, और आज भी यहीं देख रहा हूँ कि सिस्टम सुधरेगा तो आखिर कहिए सुधरेगा। तो मैं हर बिहार वासियों से सिर्फ और सिर्फ 3 ही बात कहूँगा कि कम से कम हर बिहार में कम से कम क्यों, कब और कहाँ, इस सवाल ज़रूर पूछना चालू कर दीजिए। जब तक हम लोग 3 सवाल कब, क्यों और कहाँ नहीं पूछेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मतलब बिहार में कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बताइए। किशनगंज में पुल ढह गया, सरकार ने बोल ली कि हाँ उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। आज तक ना कोई चर्चा हुआ ना जांच हुआ है। उसी तरह तो आखिर हम लोग अपना से सवाल करें कि क्यों उस बात को दबा दिया गया, और कैसे दबा दिया गया, और कब तक आप दबाइएगा इस बात को। तो हम लोग इस बात पे थोड़ा ध्यान दें, और अकेले कुछ नहीं हो सकता है। कृपया सब कोई साथ दें और साथ का विकास करें, साथ में मिलकर विकास करें, और एक ऐसा सरकार लाया जाए 2024 में, ऐसा सरकार लाया जाए जिसमें हर युवा का उसमें मतलब फ़ायदेमंद हो, हर छात्र को फ़ायदेमंद हो, हर किसान को फ़ायदेमंद हो, हर गरीब को फ़ायदेमंद हो, कि जिनके माता पिता पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं और नौकरी का सपना देखते हैं, तो वह नौकरी मतलब एग्ज़ाम देने जाए तो वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन लीक न हो। हर चीज़ में घूस का बाज़ार हो गया, तो उस सब चीज़ को हटाया जाए। और मैं ये वीडियो में बार बार बोल भी रहा हूँ कि अगर सरकार से इतना नहीं हो रहा तो लाइव आकर के बोल दे कि हमसे नहीं होगा। तो मैं आपसे 60 दिन का समय मांग रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का। 60 दिन में अगर मैं नहीं बदल रहा तो आपको जो करना वो कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आने के लिए तैयार हूँ, और ये भी बोल दे रहा हूँ कि मैं जीता हूँ हिंदुस्तान का नाम लेकर, मरने के बाद भी यह नाम होगा। जीता हूँ हिंदुस्तान का नाम लेकर, मरने के बाद भी यह नाम होगा। कफन उठाकर देख लेना, और कफन पे हिंदुस्तानी रामाशंकर कुमार का नाम होगा। बिहार से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना बारे में नहीं, आने वाले पीढ़ियों के बारे में कुछ सोचा जाए, और कुछ विकास बिहार की ओर। बिहार हमारा एक ऐसा राज्य है कि हर भारत के सबसे नंबर 1 बिहार है, और आज कितना घटिया होते जा रहा है ये हर किसी को पता है। एक अच्छे इंसान को सरकार ने बंद कर दी है, ये सब किसी को पता है, हर किसी को पता है। खैर उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। हर बिहार के नहीं, भारत के हर किसी को पता है कि शिक्षा पे जो भी कमियां होता था, जहाँ पुल बना वहाँ पे अगर कोई भ्रष्ट हुआ उसके बारे में मनीष भैया बोलते थे। ये मतलब भारत के हर राज्य में जाकर के कुछ ना कुछ बोलते थे, कोई ख़राब बात नहीं बोले। हर एक वीडियो अच्छा ही बोले हैं, उसमें कोई कहीं से किसी भी प्रकार का कोई गलत बात नहीं बोले। ये हर भारत, बिहार के हटाइए, हर भारत के लोग को पता है, लेकिन पता ना सरकार क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है, समझ में नहीं आ रहा है। इतना कुछ हो गया, इतना मीडिया, सोशल मीडिया रहते हुए, मान लीजिए मनीष भैया गए हैं जेल, आज तक सरकार ने आकर के प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं, कोई लाइव आकर के नहीं बोली है कि हाँ। आज तक अगर आप सामने सरकार से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी तक मतलब 6 महीने लगभग हो गया, 5 महीने उनका गया, 4-5 महीने हो गए जेल गया, लेकिन आज तक आप कभी लाइव आकर उनके बारे में नहीं बोले हैं, कुछ
बोले नहीं कि हाँ क्या कारण है क्या कारण नहीं है। तो हर चीज़ का एक सिस्टम है, सिस्टम से काम कीजिए ना। आप सिस्टम से काम कीजिए, जनता को बताइए कि उसमें क्या दिक्कत है, वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, सामने आके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम से आप काम कीजिए और जनता को भी सिस्टम का मतलब बताइए कि सिस्टम क्या होता है। चलिए ठीक है, मैं मिलते हैं और अपना अपना हर कोई सहयोग कीजिए और उसमें कुछ बताइए आप लोग कहाँ तक अपना सहयोग कर। गरीब अमीर दोनों सरकारी में जाते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं, अपना अपना सोच। लेकिन उसमें सबसे पहला मैं यही कहूँगा कि जो भी आप पोशाक राशि वितरण राशि दे रहे हैं, भोजन को बंद कर दे। अगर आपके पास मान लीजिए उतना फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो जो मतलब पोशाक राशि दे रहे हैं और भोजन को बच्चा सबको मध्य में टिफिन में खिला रहे हैं, तो उसको बंद कर दें और उसी पैसा से स्कूल में एक लाइब्रेरी पर हर स्कूल में एक लाइब्रेरी रखा जाए और प्रयोगशाला भी लगाया जाए। आज प्रयोगशाला और लाइब्रेरी इतना ज़रूरी है कि बच्चा सबको समझ में नहीं आ रहा कि हाँ प्रयोगशाला क्या है, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी से क्या होता है। तो मतलब उसका कम से कम आपके पास उतना फंड नहीं है तो कम से कम जो वितरण राशि दे रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रयोगशाला और लाइब्रेरी ज़रूर लगा दीजिए, पहला मुद्दा यही है। और दूसरा मुद्दा है कि प्रत्येक स्कूल में हर 6 महीने में एक बार दौड़ प्रतियोगिता, क्रिकेट तथा प्रत्येक प्रकार के खेल का आयोजन किया जाए। मतलब हर 6 महीना में एक बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम एक बार 6 महीना में एक बार खेल प्रतियोगिता कराएं, ताकि उससे बच्चा सब खुश। पढ़ाई का मकसद पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई का मकसद होता है कि मनोरंजन। पढ़ाई मनोरंजन का चीज़ है। जब तक बच्चा पढ़ाई में मतलब हर खेल में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, थोड़ा खेल भी लिया, पढ़ भी लिया, घूम भी लिया, वो सब अच्छा लगता है। और कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हर स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, कोई भी सब्जेक्ट कम पढ़ाइए। हर स्कूल में आप कम पढ़ाइए, ज़्यादा पढ़ाइए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बट हर स्कूल में संविधान सभा के बारे में बताया जाए, ताकि बच्चा सब कुछ अपने संविधान के बारे में समझ कर अपना हक मांग सके अपना से। हर आदमी को ही पता नहीं कि संविधान सभा हमारा क्या है। विश्व के सबसे मतलब हम लोग का लिखित संविधान है, विश्व के सबसे अच्छा संविधान हम लोग का भारत का बनाया गया। भारत एक ऐसा अखंड राज्य है जिसमें हर जगह घूम करके और 2 बरस 11 महीना 18 दिन में संविधान तैयार हुआ है। उसमें बहुत सी भाषा का सुधार हुआ है, बहुत ऐसा हर चीज़ का उसमें है जो सब हर बच्चा को पता नहीं है। तो आप स्कूल में कम शिक्षा दीजिए, थोड़ा सा कम दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर स्कूल में मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि संविधान के बारे में ज़रूर आप शिक्षा का प्रबंध कराइए। हर स्कूल में संविधान का ज़रूर कराइए। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा सबसे लास्ट में कि आप बहुत ही खुशी के साथ ये जातीय जनगणना कराए हैं। उसमें समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नहीं फ़ायदा हुआ है। वो शायद आपको फ़ायदा हुआ है, वो आप समझ रहे हैं। जातीय जनगणना से बिहार के सरकार को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं है। अगर किसी जनता को फ़ायदा होगा तो मुझे बता दीजिए। तो जो जातीय जनगणना कराए हैं उसमें मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास समय तो बहुत है, अगर आदमी चाह दे तो दुनिया के हर चीज़ हो सकता है। अगर आदमी चाह दे तो दुनिया का हर चीज़ हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और अपने लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आने वाले पीढ़ियों के बारे में मैं सोच रहा हूँ और उसके बारे में कुछ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। और मैं यही कहूँगा कि जो आप जातीय जनगणना कराएं उसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जातीय जनगणना के नाम पर एक बार
शिक्षित जातीय जनगणना करा दीजिए। शिक्षित जातीय जनगणना, उसका मतलब कहना यही चाहते हैं कि आप दिखा रहे हैं बिहार में मतलब लोहार कितना है, कानू कितना है, भूंजार कितना है, मतलब हर जाति के लोग कितना है, बस उतना ही तक सीमित हो गया, उससे आगे बढ़ने वाला नहीं है। उसमें बच्चा सब कुछ नहीं सोच सकता है शिक्षा के बारे में, उसमें शिक्षा का थोड़ा सा भी चर्चा नहीं है। लेकिन हम बोले हैं कि जो जातीय जनगणना आप कराए हैं उसको छोड़ करके एक बार शिक्षित जातीय जनगणना करा दीजिए। उससे फ़ायदा यही होगा कि शिक्षित जातीय जनगणना का मतलब है, जैसे मान लीजिए एगो जात में पता चलेगा कि इतना जात के लोग या इतना लड़का या इतना व्यक्ति या इतना लोग उसमें, जैसे मान लीजिए कि लोहारे हो गए, उसमें 5,000 जनसंख्या है, तो 5,000 जनसंख्या में 50 गो या 100 गो या 150 उसमें दिखाई देगा ज़रूर कि हाँ शिक्षा के लोग इतना है। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई जज है तो कोई वकील है, तो कलवार में भी उतना दिखाई देगा कि हाँ इतना लोग मतलब इस पोस्ट पे हैं। मोहम्मदन में भी बहुत सारे मोहम्मदन है कि उसमें पता चले हाँ कौन मोहम्मदन किस पोस्ट पे हैं, शेख इतना सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। कानू के लोग बच्चा सब है तो 5,000 या 10,000 जनसंख्या बिहार के टोटल जनसंख्या में 5,000 कानू है, उसमें इतना लड़का इतना पोस्ट पे काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई विधायक है, माने जो भी है, उससे फ़ायदा यही होगा कि हर जातीय के लोगों को दिखाई देगा इतना जाति के लोग इतना नौकरी कर रहे हैं। तो मान लीजिए उसमें अपना से भी बच्चा सबको उत्सुकता जगेगा कि कम से कम मैं फलाना जाति का हूँ तो कम से कम अच्छा से पढ़ सकूँ। जातीय जनगणना कराने से कोई फ़ायदा हुआ है? अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो थोड़ा लाइव आकर हमको बता दीजिए, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। कम से कम एक बार शिक्षित जातीय जनगणना करा दीजिए ताकि उसमें हर बच्चा उत्सुकता होगा। शिक्षित जातीय जनगणना कराने से बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन जातीय जनगणना कराएं उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है। अतः मैं हर किसी से कहना चाहता हूँ, बिहार के सब किसी से कहना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग भी अपना सहयोग। चलिए ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि आप हर बिहारी अपना इसमें सहयोग ज़रूर दें कि आप इसमें क्या तर्क देते हैं, क्या पक्ष देते हैं और क्या कहना चाहते हैं। और जब तक हम लोग आगे नहीं जाएंगे और बिहार के बारे में नई बदलाव करेंगे अपने से, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अतः मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आपने इसमें सहयोग बतावें, उसके हिसाब से मैं फिर आप लोगों के सामने आऊँगा और जैसा होगा वैसा आप लोगों का जैसा सहयोग रहेगा और बताइएगा कि हाँ यह बात कहाँ तक सत्य है, मैं बोला हूँ क्या गलत बोला हूँ या सही बोला हूँ। अपना इसमें बात ज़रूर बतावें और हम लोग आगे आएँ और बिहार को आगे बढ़ाएं, अपने लिए नहीं तो अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।